Hello students. Today will we discuss methods of assessment. आज हम आकलन की विधियों को जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन सी विधियां हैं। स्टूडेंट्स, पहले आपको हम बता दें कि आकलन जो है वर्ड्स है पूरी तरीके से हमारे लर्निंग पे डिपेंड होता है। ये हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितनी लर्निंग की है, उसका आकलन, उसे जानना ही आकलन कहलाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है लर्निंग असेसमेंट का, वो है रोल निभाता है एक टीचर ही सूचना देता है या बताता है कि स्टूडेंट्स अपने लर्निंग प्रोसेस में कितना अच्छा कर रहा है और कितना बेकार कर रहा है, अब अच्छा नहीं कर रहा है, और उसको सुधारने के लिए कौन कौन सी विधियां यूज करी जा सकती हैं और उसके लर्निंग में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है। तो आकलन की विधियों में सबसे पहले मैंने आपको यही बात बताई थी कि आकलन की विधि में मुख्य जो सूचना दाता है या मुख्य स्रोत है वह कौन है? एज ए टीचर। और इसमें जो आकलन कर्ता जो हो सकते हैं वो आपका उसका साथी भी हो सकता है, उसके अभिभावक भी हो सकते हैं, या फिर जो उसका नियुक्तिदाता है, मतलब जो अपॉइंट करता है उस किसी कार्य को करने के लिए, वह भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी विधियां होती हैं और ये किस किस तरीके से यूज होती हैं। ये देखा गया है कि अधिकांश विद्यालयों में अध्यापक सूचनाओं का मुख्य स्रोत होता है और वही बच्चों के अधिगम का आकलन करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो अधिगम है या लर्निंग है उसका जो आकलन करता हो वह मुख्य रूप से अध्यापक ही होता है। क्लियर है, से स्पष्ट होता है, क्योंकि आकलन अधिगम प्रक्रिया का भाग है। भाई जो लर्निंग जो है उसका ही एक पार्ट है आकलन। अतः इसे बच्चे स्वयं कर सकते हैं, बच्चे स्वयं भी इसे आकलन कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, और अपने स्वयं के अधिगम और प्रगति के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि उन्होंने भाई कितना सीखा और कितना नहीं सीख रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने अधिगम की प्रोसेस को सुधार सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि अध्यापक बच्चों को स्वयं का आकलन करने में सहायक हो सकते हैं। टीचर जो है एक रोल निभाता है कि बच्चे अपना आकलन किस तरीके से करें। वे ऐसे बच्चों में यह समझ विकसित कर सकते हैं कि उनसे क्या आशा की जाती है और वे अपने कार्य और निष्पादन को क्रिटिकली कैसे देख सकते हैं। ये बच्चों से ये कहकर कि वे अपने सर्वोत्तम कार्य को चयन करें और वे चर्चा करें कि उन्होंने उस कार्य को क्यों चयनित किया है। वही बात आ गई कि भाई अध्यापक इसमें मेन रोल निभाता है और बच्चों पर एक एहसास दिलाता है, एक दायित्व डालता है कि बच्चा खुद को पहचाने कि वो क्या कार्य किस लिए बना है, उसका जन्म किस लिए हुआ है, वह कितना कर सकता है और उसे क्या क्या लाभ होगा, ये चुनने में अध्यापक उसको भूमिका निभाता है। क्लियर। अब बात करते हैं भाई आकलन को व्यवस्थित करने की 4 विधियां हैं। आकलन को व्यवस्थित करने की 4 विधियां हैं। आकलन किस तरीके से किया जाए, इसमें से सबसे पहले है व्यक्तिगत आकलन। देखिए, व्यक्तिगत आकलन जो है किया जाए, व्यक्तिगत आकलन इंडिविजुअल असेसमेंट। इंडिविजुअल असेसमेंट जो है एक शिक्षक भी कर सकता है, अभिभावक भी करते हैं, और जो हमारा नियुक्तिदाता है वह भी इंडिविजुअल असेसमेंट कर सकता है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में एक बच्चे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और जब वह किसी क्रिया या कार्य को करता है या कार्य को करने में व्यस्त रहता है तो उस पर निगरानी रखी जाती है या उससे पूछताछ की जाती है या उससे कोई परिणाम मतलब टेस्ट लिया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और उसके बाद हम उसका टेस्ट के आधार पर या निरीक्षण के आधार पर या
कहा जाए तो एक तरीके से आकलन के आधार पर यह बताते हैं कि बच्चा ने स्टूडेंट्स ने कितना लर्निंग करी है और वो किस वे में आगे बढ़ रहा है, वह नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। तो कहा जाए तो इंडिविजुअल असेसमेंट को कोई भी कर सकता है, एज ए टीचर कर सकता है, एज ए पेरेंट्स कर सकते हैं, पेरेंट्स में से चाहे मदर हो चाहे फादर हो या फिर कोई नियुक्तिदाता हो जो हमें अपॉइंट करता है किसी कार्य को करने के लिए। तो इसमें मेन रूप से कहा जाए एक ही व्यक्ति पर निगाह रखी जाती है। अब वो कोई भी कर सकता है भाई, चाहे हम 4-5 लोग हैं, जैसे आप इंटरव्यू वगैरह में देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है और उस पर 4-5 लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मतलब कोई उसका नाम पूछता है, कोई उसका परिप्रेक्ष पूछता है, कोई सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करता है, कोई कुछ करता है। तो जो इंडिविजुअल आकलन होता है, इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की लर्निंग प्रोसेस या उसकी क्षमता की जांच की जाती है कि वह किस योग्य है और किस योग्य नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं समूह आकलन। ग्रुप असेसमेंट कहा जाए तो मेनली ये विद्यालयों में ही होता है। आप लोग देखते हैं कि ग्रुप टीम बना दी जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने कॉलेज में कोई कंपटीशन किया, एज ए क्रिकेट कंपटीशन की बात करते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है भाई, हमारे 11 खिलाड़ियों के एक ग्रुप बन गए। मान लो हमारे 5 टीम बनाई, 6 टीम बनाई या 8 टीम बनाई। उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से देखते हैं, जैसे हम टीम देखते हैं कि भाई उनसे खेल खिलवाते हैं, उनकी ग्रुपों पर ध्यान रखते हैं और उनकी कितनी तरीके से अच्छा खेल रहे हैं या कितना बुरा खेल रहे हैं, और उनका आकलन करके एक टीम को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाता है। यानी कि किस तरीके से उनके जो मैच कराए उसके बाद जो भी उनके रिजल्ट आ रहे हैं उसके आधार पर कर सकते हैं। ये तो एक कहा जाए एक जनरल एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए हम एजुकेशनल एग्जाम्पल लेते हैं। एक असाइनमेंट लिया और हमने उस असाइनमेंट के लिए करने के लिए 5-5 की एक टीम बना दी और उनसे सबसे कहा कि आप इस असाइनमेंट को करके लेकर आइए। अब उस असाइनमेंट को करने के लिए स्टूडेंट्स ने कहां किस किस तरीके से अपना मेहनत की और कौन कितना बेटर करके लेकर आया, तो हम पूरी टीम पर नजर रखते हैं कि 5 असाइनमेंट जो 5 बच्चे हैं एक टीम में वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। क्लियर। इसके आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और कौन सी टीम बुरी परफॉर्मेंस कर रही है। क्लियर। अब बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट की। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है भाई, ये बच्चे के अपने स्वयं के अधिगम का विकास करती है। भाई बच्चा किस तरीके से अपने आप का विकास कर रहा है उसको इंगित करती है। इसमें बालक ज्ञान और कहा जाए स्किल्स है या फिर इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में उसकी मनोवृत्ति है, इस चीज पर ध्यान देता है। अब बच्चा किस तरीके से पहचानेगा कि उसमें किसको इंटरेस्ट है। बच्चा देखो जैसे हम बच्चे को देखते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, बच्चा कहता है कि पापा मुझे मैथ पढ़नी है, मुझे बायोलॉजी समझ में नहीं आती है। तो उसने कहा कि खुद असाइनमेंट कर लिया कि पापा मुझे मैथ नहीं समझ में आती है, मुझे बायोलॉजी समझ में आती है। तो बच्चों को आधार पर क्या करा देते हैं कि भाई इसे बायोलॉजी दिलवा दो या फिर मैथ दिलवा दो, या फिर मुझे इंटरेस्ट सर पापा साहित्य में इंटरेस्ट है, तो उसे क्या करता है कि वो कविताएं लिखता है या कुछ कहा जाए तो साहित्यिक चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, तो उसे उस चीज पर फोकस करा दिया जाता है और उस पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। तो सेल्फ असाइनमेंट में बच्चा अपने आप को स्वयं आंकता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो कौन सी चीज अच्छे तरीके से कर रहा है, कौन सी चीज खराब कर रहा है। क्लियर। उसके बाद आया था साथी आकलन, पीयर असेसमेंट। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो कि आप पीयर असेसमेंट में क्या करते हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोगों ने देखा आपकी माइक्रो टीचिंग हुई थी। माइक्रो टीचिंग में आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक स्टूडेंट्स अपने छोटे से पीयर को पढ़ा रहा है, जो भी उसके 5 या 6 स्टूडेंट थे और एक एज ए टीचर बनकर वहां पर कार्य कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने
एक स्टूडेंट से उनका आकलन किया अपने साथी का कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। उसने देखा कि आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी नहीं है, कि आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे काम करो, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है। तो इस चीज पर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को राय रख सकता है और बता सकता है कि आपकी ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है। तो पीयर असेसमेंट में एक बालक दूसरे बालक पर असेसमेंट करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। क्लियर? हाँ, अब हम बात करते हैं कि एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है आकलन में। देखो, अधिगम के रूप में आकलन में अध्यापक की भूमिका क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम के रूप में आकलन के माध्यम से स्वतंत्र अधिगमकर्ता के विकास को बढ़ावा देने में अध्यापक की भूमिका। भाई, किस तरीके से भूमिका प्रदान करता है। आत्म आकलन के कौशल का अध्यापन और प्रारूप प्रस्तुत करना या मॉडल प्रस्तुत करना। भाई, बच्चा अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करना चाहता है तो उसका प्रारूप कौन निर्धारित करेगा? एक टीचर निर्धारित करेगा। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं कि विद्यार्थियों को उनका अपना लक्ष्य निर्धारित करने में निर्देशित करना है, यानी कि काउंसलिंग करना, गाइडेंस करना कि उसका लक्ष्य क्या है। उसके आधार पर बच्चा अपना आकलन करता है कि मैं इस योग्य हूं या नहीं। उसके बाद अध्यापक को ऐसे अच्छे अभ्यास और गुणवत्ता युक्त कार्य जो पाठ्यक्रम के परिणामों को प्रतिबिंबित करे का उदाहरण प्रदान करना चाहिए। एक उदाहरण प्रदान करना चाहिए कि बच्चों को, स्टूडेंट को पाठ्यक्रम से रिलेटेड कार्य कराना चाहिए और वो अपना आकलन कर सके। अच्छे अभ्यासों की स्पष्ट कसौटी विकसित करने के लिए विद्यार्थियों के साथ कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को काम कराने के लिए दे दिया कि भाई इस तरीके से करके देखो, तो बच्चे को साथ में भी लगना होगा एक टीचर को। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की चुनौतीपूर्ण नियमित अवसर प्रदान करना। बच्चों को क्या है, एक चुनौती देना कि भाई ये काम करके दिखाओ। बच्चा उसमें बहुत मेहनत करता है और अपने स्किल को सुधार करता है। सकारात्मक वातावरण बनाना व जिससे विद्यार्थी अवसरों को लेने में सुरक्षित अनुभव करें, वो अपने जो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।